साउथ की फिल्में हों या फिर धारावाहिक हो, उसमें काम करने वाली एक एक्ट्रेस को हमेशा साइड रोल मिला करते थे। साइड रोल में वो कभी नर्स बन जाती है, तो कभी काम वाली बन जाती है, कभी घर की बहू बन जाती है, तो कभी वो स्टूडेंट बन जाती है। इस तरह के अलग-अलग रोल करती थी और अलग-अलग रोल करने के बाद उसको जो वहाँ से मेहनताना मिलता था, उससे अपना भरण-पोषण भी होता था, परिवार भी चलता था। ऐसे ही एक दिन वो अपना एक रोल अदा कर रही थी, शूटिंग चल रही थी। शूटिंग के दौरान उसको बताया गया था कि एक ऐसा रोल अदा करना है, जिसमें आपको रोमांस करना है। सामने जो लड़का होगा उसके रोमांटिक मूड में होना है और बिल्कुल ऐसा लगे जैसे कि तुम उससे कितना ज़्यादा प्यार करती हो। कुछ जैसा बताया गया था डायरेक्टर ने, उस लड़की ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। सामने लड़का होता है, वो दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के थे, एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, प्यार कर रहे थे। इसी बीच में जो असिस्टेंट डायरेक्टर होता है उसकी नज़र पड़ जाती है और असिस्टेंट डायरेक्टर ने जैसे ही देखा एकदम से गुस्से से वो आग बबूला हो जाता है। लेकिन शूटिंग चल रही थी इसलिए किसी से कुछ कह नहीं पाता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत ज़्यादा घुटन हो रही थी, तकलीफ हो रही थी और उसे उस हीरोइन पे गुस्सा आ रहा था। गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि वो हीरोइन या एक्ट्रेस जो थी वो उसकी खुद की पत्नी थी। अपनी पत्नी को दूसरे की बाहों में देखकर उसके मन में ख़्याल आता है, ऐसा लग रहा था जैसे क्या इसका किसी न किसी से अफ़ेयर चल रहा है। जो इतने रोमांटिक हो रही है, इतना रोमांस कर रही है, लेकिन जब उसके साथ होती है, इनके पति के साथ होती है, तो उससे इस तरह की बातें नहीं करती। यहीं से नफ़रत का बीज इस कदर घुस जाता है अंदर कि आगे चलकर एक कत्ल हो जाता है। कत्ल भी भयानक रूप में होता है, जिसका कत्ल हुआ था उसके कई टुकड़े हो जाते हैं। जब कई टुकड़े हो जाते हैं तो पूरे प्रदेश भर में इस बात को लेकर चर्चा भी शुरू हो जाती है और हैरान करने वाली बात यही थी, उन टुकड़ों को ढूँढने के लिए 11,700 टन का जो कूड़ा था, उसको छाना जाता है। उसको एक-एक हिस्सा उसके हिस्से को निकाला जाता है, देखा जाता है कि जो बचे हुए टुकड़े हैं, वो मिल जाएँ। लेकिन सर और एक हाथ, वो कभी नहीं मिल पाता। इस घटना को लगभग 6 साल का समय बीत गया है, लेकिन ना तो पुलिस की जाँच में कभी वो मिल पाया है और ना ही कभी उसको कोई अलग से ढूँढ पाया है। क्या है इस घटना के पीछे की पूरी कहानी, आज की इस कहानी के माध्यम से जानते हैं और समझते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है तमिलनाडु प्रदेश के चेन्नई में एक पल्लीकरनाई एक जगह लगती है। पल्लीकरनाई में एक डंप यार्ड यानी कि कूड़े का एक बड़ा-सा ढेर होता है और उस कूड़े के ढेर के पास एक अलग तरह की एक पॉलीथीन का एक बैग पड़ा हुआ था। जैसे वो बैग पड़ा हुआ था, ये तारीख थी 21 जनवरी 2021 की सुबह का वक़्त हो रहा था। एक राहगीर गुज़र रहा था और राहगीर ने जब उस पॉलीथीन की उसे देखा, देखने के बाद उसके मन में ख़्याल आया। उसने कहा कि शायद किसी बड़े आदमी ने, किसी बड़े व्यक्ति ने इस पॉलीथीन को फेंक दिया है। इसके अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। जो व्यक्ति है, जो राहगीर है, जो गुज़र रहा है, वो गरीब आदमी है। जब उसकी नज़र पड़ जाती है, वो उस पॉलीथीन के पास पहुँचता है और जैसे ही उसके पास पहुँचता है, तो उसने उस पॉलीथीन के मुँह को जैसे ही खोल के देखने की कोशिश की, तो एक इंसान का हाथ था, जो उस पॉलीथीन से एकदम से बाहर आ जाता है। और जैसे ही वो हाथ बाहर आता है, तो एकदम से वो इतनी तरह से डर जाता है, उसकी चीख निकलने लगती हैं और उसकी चीखों को सुनने के बाद जो आस-पास लोग काम कर रहे थे, उस डंप यार्ड पर, वो मौके पर आ जाते हैं। पूछते हैं, "क्या बात है? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ?" बताता है कि ये जो पॉलीथीन का बैग है, इसे देखकर मैं एकदम पास में पहुँच गया। देखने में ही सुंदर लग रहा था, लेकिन इसके अंदर इंसान का हाथ है। जैसे ही कहा जाता है, बाकी लोग कहते हैं कि क्यों मज़ाक कर रहे हो? वो कहता है, मैं मज़ाक नहीं कर रहा, यकीन ना हो तो देख लो। जैसे देखा जाता है तो सचमुच उसके अंदर एक इंसान का हाथ होता है। तभी मामले को गंभीरता से लिया जाता है और जैसे मामले को गंभीरता से लिया जाता है, उसके बाद 112 नंबर पर पुलिस को कॉल कर दी जाती है। पुलिस को सूचना मिलती है और पुलिस सूचना पाकर मौके पर पहुँच जाती है और जैसे पुलिस मौके पर आती है, इसके बाद फिर पुलिस ने अपने तरीके से उस आसपास के इलाके को सर्च करना शुरू कर दिया। ढूँढना जैसे ही पुलिस ने शुरू किया है, तो एक और पॉलीथीन मिल जाती है और एक और पॉलीथीन के अंदर इंसान के 2 पैर मिल जाते हैं। उन पैरों को देखा जाता है और एक हाथ मिला था, उसको देखा जाता है। पुलिस को यकीन हो चला था कि किसी का कत्ल हुआ है, वो भी भयानक रूप में। अभी पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जाँच-पड़ताल कर रही है, देखने की कोशिश कर रही है। पुलिस के पास एक और फ़ोन पहुँचता है, यानी कि 112 नंबर पर एक और कॉल पहुँचता है उसी दिन, 1 आध घंटे के अंतराल से। अडयार एक नदी लगती है, नदी के किनारे कुछ लोग जो बैठे हुए थे, घूम रहे थे, टहल रहे थे, उन्होंने भी फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद कहा कि साहब, हमने यहाँ पर एक पॉलीथीन देखी है और उस पॉलीथीन के अंदर किसी इंसान का ऐसा लगता है कि अवशेष हैं, आप आ जाइए। जैसे ही अडयार नदी के उस पास में पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर आती है। मौके पर आने के बाद उसको फिर खोला जाता है पॉलीथीन को और खोल के जब देखा जाता है, तो उसके बाद फिर उसमें भी किसी इंसान के आंतों के अलग-अलग हिस्से थे, हड्डियों के अलग-अलग हिस्से थे। उसके बाद पुलिस ने उन्हें कब्ज़े में लिया और कब्ज़े में लेने के बाद उन्हें राजीव गांधी जनरल हॉस्पिटल में उनको पहुँचा दिया। लेकिन पुलिस अभी हाथ, धड़, जो बाकी हिस्से थे, उनको तलाश करने की कोशिश कर रही थी। जो सर गायब था, उसको तलाश करने की कोशिश कर रही थी। तुरंत ही वायरलेस पे सूचना दे दी जाती है कि इस तरह से एक
महिला है उसके अलग अलग अंग मिल रहे हैं। अभी ये कहना भी बहुत मुश्किल था कि जो अंग मिल रहे हैं ये एक महिला के हैं, दो के हैं, ये इससे ज़्यादा के हैं। पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है और जांच पड़ताल में जुटने के बाद जो अडियार नदी होती है उसके उस इलाके को, उस हिस्से को पूरी तरह से देख लिया जाता है, छान मारा जाता है, लेकिन वहाँ से कुछ मिलता नहीं है। इसके बाद फिर पुलिस ने अपना काम करना शुरू कर दिया। पुलिस को बस यकीन हो चला था कि अगर हम डंप यार्ड पर इस कूड़े के ढेर में हम तलाश करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो फोरेंसिक टीम हो या डॉग स्क्वाड हो या फिर पुलिस के बहुत सारे जवान हों, चाहे वो महिला हों, पुरुष हों, सबके सब मौके पर आ जाते हैं और अपनी तरह से कोशिश करना शुरू कर देते हैं। नगर निगम की टीम भी मौके पर पहुंच जाती है, वो भी अपनी तरीके से कोशिश कर रही थी, लेकिन जब ढूंढते ढूंढते 11,700 टन जो कूड़ा होता है उसको इधर से उधर पलट दिया जाता है, लेकिन धड़ तो मिल जाता है, लेकिन जो सर होता है वो नहीं मिलता और जो लेफ्ट हाथ होता है वो नहीं मिलता। बाकी पूरा शरीर का जो हिस्सा है वो जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है और पोस्टमार्टम के रिपोर्ट से ये पता चलता है कि किसी धारदार हथियार से बहुत भारी तरीके से उसकी हत्या की गई है, निर्मम तरीके से उसकी हत्या की है। लेकिन सवाल यही था कि आखिरकार इसकी हत्या किसने की है, ये हत्यारा कौन है और ये महिला कौन है, ये भी एक सवाल था। लेकिन इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए पुलिस ने वायरलेस करना शुरू कर दिया। ये पूरे तमिलनाडु प्रदेश में वायरलेस कर दिया जाता है। एक उम्र बताई जाती है कि लगभग 40 साल की एक महिला है जो लापता है, गायब है। अगर किसी की भी कोई जानकारी मिलती है तो हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। एक नंबर भी दे दिया गया था, लेकिन उसके बारे में कुछ अता पता नहीं चलता है और धीरे धीरे करके ऐसे ही वक्त बीतने लगता है। इसके बाद पुलिस ने और भी मामले गंभीरता से लिया, क्योंकि फोरेंसिक टीम ने जो पुलिस को जानकारी दी थी उन्होंने कहा कि महिला के एक हाथ जो मिला है उस हाथ पर एक जगह तो शिव और पार्वती की मूर्ति बनी हुई है और साथ ही उसी हाथ पर ड्रैगन का भी एक टैटू बना हुआ है। इसलिए आप इस मामले को थोड़ा सा गंभीरता से लीजिए और अगर किसी को ये मैसेज देना है तो मैसेज में ये दीजिए कि शिव पार्वती और साथ ही ड्रैगन का एक टैटू बना हुआ है, आप उससे देख लीजिए। अब उसका फोटो तैयार किया जाता है। फोटो तैयार करने के बाद तमिलनाडु प्रदेश के जितने भी थाने होते हैं, जितनी भी चौकियां होती हैं, जितनी भी ऐसी जगह थी जहां पर भीड़ भाड़ वाला इलाका होता था, चाहे वो बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन हो, इवन यहाँ तक कि उन्होंने जो हवाई अड्डे होते हैं वहाँ तक भी उन्होंने जानकारी दी। और साथ ही जो टुकड़े मिले थे उन टुकड़ों पर ज्वेलरी भी मिली थी, यानी कि सोने के आभूषण भी मिले थे, उनके भी फोटो उसमें जनरेट कर दिए जाते हैं, लगा दी जाते हैं और पंपलेट को जगह जगह तक चस्पा कर दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि जितनी जल्दी हो सके इस के बारे में जानकारी देने की कोशिश करें अगर किसी को कुछ भी पता चलता है। पुलिस ने अपने तरीके से जो भी काम करना था पूरी ईमानदारी से पुलिस काम कर रही थी, लेकिन पुलिस के पास सूचनाएं तो आ रही थी, लेकिन कदकाठी जब किसी से मेल नहीं खा रही थी तो वो परिवार मायूस होकर चले जा रहे थे, लेकिन असली वाला कोई आ नहीं रहा था। इसी बीच में चेन्नई से लगभग 600 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है थुत्तुकुड़ी पुलिस स्टेशन में एक बुजुर्ग महिला पहुंच जाती है। उसके हाथ में एक फोटो होता है। फोटो ले जाने के बाद वो थाने जाती है, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि साहब, मेरी जो बेटी है जिसका नाम संध्या है, उसका लगभग 20 से 25 दिन हो गए हैं, उसका कहीं अता पता नहीं है। रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए लगातार पुलिस से रिक्वेस्ट कर रही थी। तभी यहाँ से थुत्तुकुड़ी से 600 किलोमीटर दूर चेन्नई में एक मैसेज जाता है और पुलिस को ये कहा जाता है कि यहाँ पर एक महिला आई है, हो सकता है कि इसकी बेटी हो, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी। जब उस महिला किससे बातचीत की जाती है, महिला से पूछा जाता है, उसे ज्वेलरी के फोटो दिखाए जाते हैं। उस महिला के हाथ पे जो बना हुआ टैटू था, चाहे वो ड्रैगन का हो या शिव और पार्वती का हो, जब दिखाए जाते हैं तो उस महिला ने रोते हुए कहा, हाँ ये मेरी बेटी संध्या ही है, जिसकी उम्र लगभग 37 साल के आसपास है। 37 साल की वो बेटी अचानक से कैसे गायब हुई, उसके बारे में ही वो माँ लगातार पिछले 20-22 दिन से 25 दिन से तलाश करने की कोशिश कर रही थी। जब महिला से पूछा जाता है कि तुम्हारी बेटी क्या तुम्हारे साथ ही रहती थी, तो उसने कहा कि नहीं, मेरी बेटी चेन्नई में अपने पति के साथ रहती थी। उसकी एक बेटी है जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास है, एक बेटा है जिसकी उम्र लगभग 10 साल के आसपास है। मैं बार बार अपने दामाद से पूछती हूँ कि मेरी बेटी संध्या कहाँ है, तो वो कहता है कि 19 जनवरी 2019 को वो यहाँ से लापता हो गई है, चली गई है, वो अपने मायके चली गई है। मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। बस पति और पत्नी के बीच में अक्सर झगड़ा होता था, विवाद होता था। ये बात सास ने भी स्वीकार कर ली थी, लेकिन इस तरह से वो गायब हो गई। उसके बाद पति बिल्कुल शांत था। ये बात पुलिस को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। पुलिस ने तुरंत ही उस व्यक्ति से, जिसका नाम होता है बालकृष्णन, तो बालकृष्णन से संपर्क किया और संपर्क करने के बाद उनसे कहा कि थाने आना पड़ेगा, थाने आ जाइए, तुमसे कुछ पूछताछ करनी है, कुछ बातचीत करनी है। जैसे बालकृष्णन थाने जाता है, थाने जाने के बाद उससे सवाल किया जाता है कि तुम्हारी पत्नी 19 जनवरी 2019 से लापता है, गायब है,
तुमने उसके बारे में पता करने की कोशिश क्यों नहीं की? उसने कहा कि साहब मेरी पत्नी अक्सर नाराज़ रहती है, 1-2 साल तक तो वो अपने मायके में ही रही थी, बच्चे को मैं पाल रहा हूँ और जब मुझसे बच्चे नहीं पल पा रहे हैं तो मैंने अपने छोटे भाई श्रीनिवासन को बच्चे दे दिए थे ताकि वो पाल सकें, वो देखभाली कर सके। लेकिन मेरी पत्नी जब गायब हो जाती तो मैं क्या करूँ? लेकिन पुलिस इस जवाब से संतुष्ट नहीं थी। पुलिस ने अब इस बालकृष्णन को अपने कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद इससे सख्ती से बातचीत करना शुरू कर दिया। जब उसे सख्ती से बातचीत करना शुरू किया, उससे पूछना शुरू किया है, तब उसने तोते की तरह बताना भी शुरू कर दिया। वो कहता है कि साहब साल 2002 की बात है, संध्या से उसकी पहली मुलाकात एक फिल्म की शूटिंग के दौरान होती है। धारावाहिक की शूटिंग चल रही थी और उस वक्त वो असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा था। उसने उसे देखा और उस लड़की ने भी इसे देखा। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इसके बाद फिर इनकी प्रेम कहानी थोड़े दिन चलती है। थोड़े दिन चलने के बाद ये इतनी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है कि दोनों शादी कर लेते हैं, यानी कि प्रेम विवाह कर लेते हैं और ये दोनों आराम से रह रहे थे। शादी के ठीक 1 साल के बाद इनको एक बेटी पैदा हो जाती है और कुछ साल के बाद उनको एक बेटा पैदा हो जाते हैं और 2 बालक जब हो जाते हैं तो उसके बाद ये अपना काम धंधा जो था वो अपने फिल्मों में काम कर रही थी, धारावाहिक में काम ढूंढती थी, सब कुछ जो अपनी ढूंढना ढांढना था वो ऐसे ही अपना काम तलाश करने की कोशिश करती रहती थी। लेकिन बालकृष्ण ने सोचा कि कुछ ना कुछ बड़ा किया जाए और बड़ा करने के लिए उसने साल 2010 में एक फिल्म का निर्माण किया, यानी कि एक फिल्म बनवाई। उसमें जो भी अपने पास जमा पूंजी थी सब उस फिल्म में लगा दी। लेकिन फिल्म में वो पैसा जरूर लगाता है लेकिन फिल्म चल नहीं पाती है। जो भी पैसे होते हैं उसके पैसे डूब जाते हैं। अब वो पूरी तरह से कंगाल हो जाता है और जैसे बालकृष्ण कंगाल होता है तो मानसिक रूप से वो परेशान रहने लगा था और इतना परेशान रहने लगा था, कभी बेटी के साथ बदतमीजी करता है तो कभी बेटे को डांटता है तो कभी पत्नी को पीटता है, कभी पत्नी को के साथ बदतमीजी करता है और ये सब चलने लगता है। और ऐसे चलते चलते जब 1-2 साल बीत जाते हैं, पति और पत्नी के बीच में अक्सर इसी बात को लेकर विवाद होने लगता है। पत्नी को गुस्सा आता है संध्या को, संध्या एकदम गुस्से में छोड़ छाड़ के सब कुछ अपनी माँ के पास थूथू-कुड़ी चली जाती है। वहाँ अपनी माँ के साथ रह रही थी और 1 आध साल रहने के बाद फिर वहाँ से माँ से कहती कि माँ मुझे फिल्मों में ही काम करना है, इसलिए मैं फिर से ट्राई करने की कोशिश करती हूँ। माँ को छोड़कर वो फिर से चेन्नई आ जाती है और जो भी उसे सीरियल में काम मिल रहे थे, जो भी काम करने की कोशिश कर रही थी, जैसे भी था उसका काम चल ही रहा था। वक्त का पहिया ऐसे आगे बढ़ रहा था और पति और पत्नी में आपस में फिर से विवाद रहने लगता है क्योंकि उसे अपनी बेटी, अपने बेटे की भी याद आती थी, अपने पति से मिलने के लिए भी आती थी, तो घर पे उसका रहना सहना शुरू हो जाता है। लेकिन साल 2018 में नवंबर का वो महीना था, पति और पत्नी के बीच जब ज़्यादा ही विवाद हो जाता है तो पत्नी एकदम नाराज़ होकर सीधे थाने पहुंच जाती है और थाने जाने के बाद कहती है कि इस आदमी की ज़िंदगी में जो भी खराब होता है सारा का सारा इल्ज़ाम वो मेरे ऊपर धर देता है, मुझे मारता है, पीटता है और हिंसा कर रहा है। वो चाहे मानसिक रूप से शोषण हो या फिर आर्थिक रूप से शोषण हो या शारीरिक रूप से शोषण हो, ये लगातार मेरा शोषण कर रहा है। पुलिस ने शिकायत को दर्ज किया, इस व्यक्ति को पकड़ा और पकड़ने के बाद फिर जब इससे सवाल जवाब किए जाते हैं तो ये हाथ पैर जोड़कर इस मामले को तो ख़त्म कर लेता है। कहता है कि मैं आज के बाद अपनी पत्नी से कोई भी विवाद नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। वो पुलिस से तो बच के निकल आता है, मामला ख़त्म हो जाता है, मामले के रफा-दफा हो जाता है। पति, पत्नी और बेटा-बेटी ये साथ रहना शुरू कर देते हैं और कब ये जनवरी का महीना आ जाता है, ये तारीख आ जाती है 19 जनवरी 2019 की बात है। जब इन दोनों में फिर से विवाद होता है तो ये पत्नी कहती है, इनकी संध्या कहती है, मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ के चली जाऊँगी, मैं अपना काम करती रहूँगी, लेकिन अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी क्योंकि तुम इस तरह से मुझसे जो बदतमीज़ी करते हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तब इसके पति को ये कहीं न कहीं एहसास होने लगता है कि ये एक तो फ़िल्मों में काम कर रही है, धारावाहिक में काम कर रही है, तो इसको लगातार काम मिल रहा है, इसकी ज़िंदगी ठीक-ठाक चल रही है, रोमांटिक सीन करती है, शायद इसका किसी न किसी से अफ़ेयर हो गया है। वैसे भी इसने अपने बहुत सारे दोस्त भी बना लिए हैं, तो वो अपनी पत्नी पे बेइंतहा शक करने लगता है। जब शक करने लगता है तो उसे लग रहा था, ये मुझे छोड़ के जा रही है। दोनों की उम्र में लगभग 14 या 15 साल के आस-पास का अंतर होता है और ये अंतर भी कहीं न कहीं पति और पत्नी को परेशान कर रहा था। इसके बाद 19 तारीख की ही रात की बात है, उसने कहा कि जैसे दिन निकलेगा मैं यहाँ से हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊँगी। इसी बीच में उसे इतना गुस्सा आता है, वो कुल्हाड़ी उठाता है और अपनी पत्नी पर हमला कर देता है और जैसे हमला करता है तो अपनी पत्नी के वो कई टुकड़े कर देता है। कई टुकड़े करने के बाद उनको पॉलीथीन के अंदर पैक करता है और जैसे पॉलीथीन के अंदर वो पैक हो जाते हैं, पैक करने के बाद अगली शाम यानी कि 20 जनवरी 2019 की शाम को वो अलग-अलग इलाकों में जाता है और अलग-अलग इलाकों में जाने के बाद उन शव के हिस्सों को फेंकना शुरू कर देता है। उन्हें फेंक कर आराम से आ जाता है, ये सोचकर कि शायद कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन उस महिला के हाथ पर जो टैटू बना हुआ था, जो शिव पार्वती बने हुए थे, जो उस पर एक ड्रैगन बना हुआ था, उसी से ही उसकी पहचान हो जाती है। जब पहचान हो जाती है तो पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा कर देती है और इस आरोपी को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद इसको जेल भेज देती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यही होती है कि साल 2026 में हम इस कहानी को सुना रहे हैं और इस घटनाक्रम को लगभग 6.5 साल के आसपास का समय हो जाता है, बल्कि इससे ज़्यादा ही हो जाते हैं। उसके बावजूद भी पुलिस वहाँ की वो ना तो सर को कभी तलाश कर पाई और ना ही वो हाथ कभी तलाश कर पाई। हालांकि उसके खिलाफ चार्जशीट लगाई जाती है, उसके खिलाफ
गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है। मामला कोर्ट में ऐसा बताया जाता है कि अभी विचाराधीन चल रहा है, अभी कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आया। लेकिन जिस तरह का ये हीनियस क्राइम किया है, ये रेयर ऑफ द रेयर केस में हो सकता है शामिल हो जाए, तो इस व्यक्ति को जरूर फांसी के फंदे तक जाने में कोई नहीं रोक सकता। अगर वहां फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचा तो उम्र कैद से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सोने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और जाते जाते ये बताना है कि दोनों ने जिस तरह का फैसला लिया था, पहले प्यार करते हैं फिर शादी कर लेते हैं, शादी के बाद 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं, इन दोनों के फैसले से उन दोनों बच्चों की जिंदगी पूरी तरह से बेकार हो गई थी, खराब हो गई थी। क्योंकि एक बेटी जब कत्ल हुआ था तब 16 साल की थी और बेटा उस वक्त लगभग 10 साल के आसपास का था। इन बात 5-6 सालों में उनकी परवरिश कैसे हुई होगी, कैसे उन्होंने जिंदगी गुजारी होगी, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि उसका पिता जेल चला जाता है और माँ हमेशा के लिए मारी जाती है। दोस्तों, जाते जाते ये कुदरहा एक जगह लगती है बस्ती मलखान में। तो ये मनीष कुमार हैं, उनका आज जन्मदिन है। मनीष कुमार को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और अमेठी उत्तर प्रदेश के रहने वाले सूरज सिंह हैं, करौली के रहने वाले सनी मीना हैं, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के मोहम्मद जावेद सैफी हैं, दिल्ली से राशिद अरवाज हैं, नसीम निसार राजस्थान बूंदी के रहने वाले हैं, मोहम्मद अदनान मंसूरी नई बस्ती बलरामपुर से फूल जहां हैं, सुशील राजपूत हैं। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की है। दोस्तों, यदि आप भी अपने नाम लेने की अपील करना चाहते हैं, चाहे वो फेसबुक पर हो चाहे वो यूट्यूब पर हो, तो आप कोशिश करिएगा अपना नाम भी बताएं, अपनी जगह का भी नाम बताएं, अपने ज़िले का भी नाम बताएं, अपने प्रदेश का भी नाम बताएं। जितने सही तरीके से आप बताएंगे उतने ही सही तरीके से आपका नाम लेने में हमें आसानी होगी। साथ ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लगातार नाम रिपीट करते चले जाते हैं, तो उनसे विनती है कि आप रिपीट करें, लेकिन कुछ वक्त के बाद रिपीट करें। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।